हेलो एवरीवन। एनी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज से हम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, जो कि चाहे एमपीपीएससी हो या मध्य प्रदेश की वो सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जिनमें कि मध्य प्रदेश का जीके पूछा जाता है, जिसमें कि मध्य प्रदेश का जो सामान्य अध्ययन है उससे संबंधित जो प्रश्न आएंगे उसकी हम तैयारी करने के लिए एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि होगी मध्य प्रदेश परीक्षा धाम पुस्तक। यदि आप मध्य प्रदेश के किसी भी जो कंपटीशन एग्जाम है उसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप परीक्षा धाम पुस्तक से परिचित होंगे। और ये परीक्षा धाम पब्लिकेशन की जो ये पुस्तक है ये बहुत ही अच्छी पुस्तक है। और ये जो हम पुस्तक जिस पुस्तक का हम अध्ययन कर रहे हैं ये होगी हमारे फोर्थ एडिशन। आप यहाँ पर देख पाएंगे कि ये चतुर्थ एडिशन है, जो कि न्यू अप्रैल 2025 में ही ये अवेलेबल हुई है और इसके 3 संस्करण पहले ही आ चुके हैं। ये जो हमारा फोर्थ एडिशन है हम इसको पढ़ने वाले हैं। ये जो पुस्तक है इसमें सारे जो मध्य प्रदेश है इसके सभी पोर्शन को, सभी पार्ट को अच्छे से कवर किया गया है। आज हम जो स्टार्ट करेंगे वह मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय है, इसको स्टार्ट करेंगे, जो कि आप देख पाएंगे कि इसके प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक में ये सामान्य परिचय है जो मध्य प्रदेश का, उससे संबंधित कुछ फैक्ट दिए हुए हैं। और इस पुस्तक में कुल 392 प्रश्न दिए हुए हैं। आप यहाँ पर इंडेक्स में देख सकते हैं कि इसमें मध्य प्रदेश के सभी पोर्शन दिए हुए हैं। तो जिस एग्जाम के लिए जो पोर्शन इम्पोर्टेंट है उसकी तैयारी कर सकते हैं। एमपीपीएससी के लिए तो यह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है ही। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे कि मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। तो इसमें सबसे पहले ये जो प्रश्न क्रमांक है, प्रश्न क्रमांक 6 पर हमें ये प्रश्न दिखाई देता है जिसमें मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय दिया हुआ है। तो इसमें सबसे पहले हमें बताया गया है कि जो मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय है हम इतने बिंदुओं में देखेंगे। भौगोलिक स्थिति देखेंगे, मध्य प्रदेश की प्रशासनिक स्थिति देखेंगे। इस प्रकार से ये हमें बताया गया है कि हम इतने पॉइंट्स में मध्य प्रदेश का जो सामान्य परिचय है उसका अध्ययन करने वाले हैं। राजनीतिक स्थिति देखेंगे, राजनीतिक न्यायिक स्थिति देखेंगे और आर्थिक स्थिति देखेंगे। इस प्रकार से मध्य प्रदेश का जो सामान्य परिचय है, हम इन 5 जो हमारे पास पॉइंट्स हैं इनमें मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय की बात करेंगे। तो इसमें भी हम देखेंगे कि भौगोलिक स्थिति में अक्षांशीय विस्तार देखेंगे, हम पड़ोसी राज्यों को देखेंगे, हम मध्य प्रदेश की जलवायु से संबंधित जो फैक्ट हैं उनको देखेंगे, वर्षा देखेंगे और कर्क रेखा जो कि मध्य प्रदेश के कितने जिलों से गुजरती है, ये सारी चीजें हम भौगोलिक स्थिति में कवर करेंगे। केंद्रीय बिंदु देखेंगे। प्रशासनिक स्थिति में हम मध्य प्रदेश के जिले, संभाग, विकास खंड, तहसील और ग्राम पंचायतें, इन सबका अध्ययन करेंगे। राजनीतिक स्थिति में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, इनकी चर्चा करेंगे। इसी प्रकार से न्यायिक स्थिति में हाई कोर्ट और इसकी जो खंडपीठ है उनको देखेंगे, उनके विषय में हम जानकारी लेंगे। आर्थिक स्थिति में हम मध्य प्रदेश के खनिज, कृषि और जो भी और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य होंगे जो कि पुस्तक में दिए हुए हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले पॉइंट आता है कि मध्य प्रदेश राज्य का गठन। तो जो मध्य प्रदेश राज्य का गठन है हमें यहाँ पर दिया गया है कि जो मध्य प्रदेश का गठन है कब हुआ था। ये हुआ था 1 नवंबर सन 1956 को। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। इस समय जब मध्य प्रदेश राज्य का गठन किया गया था तो कौन कौन से क्षेत्रों को मिलाकर के किया गया था, तो आप देख पाएंगे। आगे हम जब भौगोलिक स्थिति देखेंगे तो हम मध्य प्रदेश राज्य है जो उसको पूरे तरीके से जो प्रांत हैं उनको देखेंगे और हम समझेंगे कि जो मध्य प्रांत है, देखिए 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रांत, मध्य भारत और विंध्य प्रदेश, इन 3 क्षेत्रों को मिलाकर के मध्य प्रदेश जो राज्य है उसका गठन किया गया था। आगे हम ये जो प्रदेश है इनकी स्थिति देखेंगे कि ये जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश
का कौन सा क्षेत्र है जो मध्य प्रांत के अंतर्गत आता था, मध्य भारत और विंध्य प्रदेश, इन सभी को हम देखेंगे। अभी हमें याद ये रखना है कि 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश राज्य का गठन किया गया था, उस समय मध्य प्रांत, मध्य भारत और विंध्य प्रदेश, इनको शामिल करके मध्य प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। इनमें कौन में कितनी रियासतें हैं, कौन सा क्षेत्र कहाँ पर स्थित है, इसकी स्थिति हम आगे भौगोलिक स्थिति में विस्तार से देखेंगे। चलिए, इसके बाद 1 नवंबर 1956 को तो हो गया मध्य प्रदेश राज्य का गठन, परंतु इसमें आप देखेंगे दूसरा पॉइंट दिया हुआ है अंतिम पुनर्गठन। अंतिम पुनर्गठन से तात्पर्य है कि जब 1 नवंबर 2000, यदि हम 1 नवंबर 2000 सन 2000 की बात करेंगे तो इस समय पर 1 नवंबर सन 2000, इस समय पर क्या हुआ था कि जो मध्य प्रदेश है उसमें उसके कुछ क्षेत्र को अलग करके बनाया गया था छत्तीसगढ़ राज्य, जो कि अब हम देखेंगे तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य की जो स्थिति है हमें दिखाई देती है। 1 नवंबर 2000 से पहले यदि हम देखेंगे तो जो छत्तीसगढ़ राज्य है वो मध्य प्रदेश का ही हिस्सा हुआ करता था, परंतु 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य को मध्य प्रदेश से अलग कर दिया गया। तो इसके बाद से मध्य प्रदेश का जो अंतिम पुनर्गठन है वो डेट हमें ये याद रखनी है कि 1 नवंबर 2000 से मध्य प्रदेश है जो तब से अपनी वर्तमान स्थिति में है। तो इस प्रकार से हमें ये भी याद रखना है 1 नवंबर सन 1956 को मध्य प्रदेश का गठन किया गया था। इसके बाद यदि हम अंतिम पुनर्गठन की बात करें तो वह दिनांक होगी 1 नवंबर 2000 को, क्योंकि इस समय पर छत्तीसगढ़ राज्य है जो वह मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर 2 जिलों की चर्चा की हुई है जिसको हम आगे विस्तार से देखेंगे, जो कि पांडुर्ना और मैहर जिला है जो बनाए गए हैं। अभी हम सभी जिलों की चर्चा करेंगे, कौन जिला कब बना है, तो हमारे सारे जिले यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद हमें यहाँ पर मध्य प्रदेश की राजधानियां दी हुई हैं। मध्य प्रदेश की कुछ राजधानियों की चर्चा की गई है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले यदि हम मध्य प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी की बात करें तो मध्य प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी है भोपाल। कौन सी है? भोपाल। और संस्कार राजधानी जबलपुर। तो हमें ये सभी फैक्ट हैं जो इसमें बहुत अच्छे से दिए गए हैं और हमें इनको याद रखना है। मध्य प्रदेश की आर्थिक व खेल राजधानी, चाहे हम आर्थिक राजधानी की बात करें या खेल राजधानी की, तो मध्य प्रदेश की आर्थिक व खेल राजधानी है इंदौर। और मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी सिंगरौली। तो इस प्रकार से हमें ये याद रखना है कि मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी सिंगरौली है। ग्रीष्मकालीन राजधानी है जो वो पचमढ़ी है। और संगीत राजधानी मैहर और चित्रकला राजधानी भीमबेटका। भीमबेटका के विषय में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी आप यदि वीडियो देख रहे हैं तो आप कमेंट करके ये हमें बताएं कि भीमबेटका है जो कौन से जिले में स्थित है। चलिए, इस प्रकार से हमें ये जो राजधानियां हैं हमें याद रखनी है। प्रशासनिक राजधानी भोपाल, संस्कार राजधानी जबलपुर, आर्थिक व खेल राजधानी इंदौर, ऊर्जा राजधानी सिंगरौली, ग्रीष्मकालीन राजधानी पचमढ़ी और संगीत राजधानी मैहर, चित्रकला राजधानी भीमबेटका। चलिए, इसके बाद हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के कुछ उपनाम। उपनाम अर्थात मध्य प्रदेश ने कुछ अपने ऐसे मुकाम हासिल किए हैं जिनके नाम पर मध्य प्रदेश को अन्य नामों से जाना जाता है। जैसे सबसे पहले नाम की बात करें तो हृदय प्रदेश। तो मध्य प्रदेश, ये नाम हम सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश है जो मध्य प्रदेश की जो स्थिति है भारत देश के बिल्कुल बीचों बीच स्थित है, जिस कारण से इसे मध्य प्रदेश का हृदय प्रदेश भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश को हीरा प्रदेश भी कहा जाता है, क्योंकि हम जानते ही हैं कि मध्य प्रदेश के एकमात्र जिले, जो कि कौन सा जिला है? पन्ना, वहां से हीरा है जो निकाले जाते हैं और इसी के आधार पर मध्य प्रदेश को हीरा प्रदेश भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश वनों का राज्य भी कहलाता है। तेंदुआ राज्य, भेड़िया राज्य अर्थात वुल्फ स्टेट और चीता राज्य। इस प्रकार से मध्य प्रदेश को इन अन्य नामों से भी जाना जाता है। टाइगर प्रदेश, नदियों का मायका। मध्य प्रदेश से कई नदियों का उद्गम होता है, जिस कारण से मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहा जाता है। तेंदुपत्ता राज्य, गिद्ध राज्य और राष्ट्रीय उद्यानों का राज्य, घड़ियाल राज्य।
तो ये है जो ये हमें सभी नाम है जो ये याद रखने हैं कि मध्य प्रदेश को किन किन उपनामों से जाना जाता है। तो इस प्रकार से इतने फैक्ट हैं इस एक पृष्ठ पर दिए गए हैं। तो आप इन सभी फैक्ट को अच्छे से तैयार कर लें। हो सके तो रिवीजन के लिए आप इस पुस्तक को ले लें और नहीं तो आप फैक्ट को नोट करते जाएं। चलिए, यहाँ पर हमें मध्य प्रदेश का वर्तमान जो मानचित्र है, मैप है जो, वो दिया गया है। इसमें यहाँ पर आप राज्यों की स्थिति भी दी गई है कि कौन सा राज्य किस दिशा में है। अभी हम मैप को और सभी जिलों को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि कौन सा जिला किस राज्य के साथ टच होता है और पूरे 55 जिले हैं उसको हम केवल एक वीडियो में देखेंगे मैप के थ्रू। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप, क्योंकि हमें जो प्रत्येक राज्य है उसकी जो जिले हैं हमें उनकी स्थिति का पता भी होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम इन सभी पड़ोसी राज्यों के सहित जो मध्य प्रदेश के जो 55 जिले हैं सभी जिलों को भी देखेंगे, लेकिन उसके लिए हम पूरे एक वीडियो में ही कवर कर पाएंगे। चलिए, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब हम देखेंगे यहाँ पर हमें दिए गए हैं मध्य प्रदेश के प्रतीक चिन्ह। मध्य प्रदेश के प्रतीक चिन्ह दिए गए हैं जिसमें सबसे पहला है राजकीय पशु। तो मध्य प्रदेश का जो राजकीय पशु है वह है बारहसिंगा। क्या है? बारहसिंगा। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा। तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है, हमें ये वैज्ञानिक नाम भी याद रखना है, जिसका नाम वैज्ञानिक नाम है रूस वर्स दुआउसेली। रूस वर्स वैज्ञानिक नाम है इसका रूस वर्स दुआउसेली। तो इस प्रकार से बारहसिंगा का जो वैज्ञानिक नाम है रूसवर्स दुआउसेली, हमें ये याद रखना है। इसकी प्रजाति याद रखनी है कि ये जो बारहसिंगा है ब्रेडरी प्रजाति का है, जो कि राजकीय पशु है। कहाँ का? हमारे मध्य प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है। उसकी प्रजाति कौन सी है? ब्रेडरी प्रजाति। तो इस प्रकार से हमें ये प्रजाति भी याद रखनी है, ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा। और इसका वैज्ञानिक नाम है रूसवर्स दुआउसेली और इसकी प्रजाति ब्रेडरी प्रजाति। चलिए, इसके बाद यदि हम इसकी उपलब्धता की बात करें कि यह मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में मिलता है, तो यह कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में सबसे ज्यादा कहाँ पर पाया जाता है, कहाँ पर इसको संरक्षण दिया गया है, तो ये हमें सबसे ज्यादा कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में दिखाई देगा। और कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान की स्थिति है मंडला बालाघाट जो जिले हैं वहां पर कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान की स्थिति है। ये हम राष्ट्रीय उद्यान सभी कुछ इसमें पढ़ेंगे आगे। ये हमारा सामान्य परिचय है मध्य प्रदेश का। ये चीजें भी हमें फैक्ट बाय फैक्ट बिल्कुल रटी हुई होनी चाहिए। चलिए, जो बारहसिंगा है इसे राष्ट्रीय पशु कब घोषित किया गया था, तो इसको राष्ट्रीय पशु वर्ष 1981 में घोषित किया गया था बारहसिंगा को। तो हमें ये जो घोषित करने का वर्ष है ये भी हमें याद होना चाहिए कि वर्ष 1981 में बारहसिंगा को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। और वर्ष 2017 में जो राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है, इन्होंने बारहसिंगा को अपने शुभंकर के रूप में जारी किया था। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान ने शुभंकर जारी किया था वर्ष 2017 में और उसे बारहसिंगा के नाम से जारी किया था और इसे नाम दिया था भूरसिंह द बारहसिंगा। ने शुभंकर का नाम क्या दिया था? भूरसिंह। भूरसिंह भूरसिंह द बारहसिंगा, ये अपने शुभंकर का नाम दिया था। किसने? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान ने। कब? वर्ष 2017 में। तो इस प्रकार से हमें ये भी याद रखना है बारहसिंगा के विषय में। चलिए, तो ये तो हो गया मध्य प्रदेश का राजकीय पशु। अब हम बात करेंगे राजकीय पुष्प की। तो जो राजकीय पुष्प है मध्य प्रदेश का वह क्या है? सफेद लिली। राजकीय पुष्प है जो मध्य प्रदेश का वह है सफेद लिली।
जो सफेद लिली है, यदि हम इसके वैज्ञानिक नाम की बात करें तो सफेद लिली का जो वैज्ञानिक नाम है वह है लिलियम कैंडिकम। क्या है? लिलियम कैंडिकम। सफेद लिली का जो वैज्ञानिक नाम है वह है लिलियम कैंडिकम। तो हमारे जो प्रतीक चिन्ह है, हमें सभी के वैज्ञानिक नाम याद होने चाहिए। सफेद लिली का क्या हो गया? लिलियम कैंडिकम। और यदि इसकी उपलब्धता की बात करें तो यह मध्य प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में सफेद लिली पुष्प को देखा जाता है। ये यहाँ पर आप देख पाएंगे, इसकी इमेज भी बनी हुई है। चलिए अब हम बात करेंगे राजकीय पक्षी। तो मध्य प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है वह क्या है? दूधराज। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है दूधराज, जिसे कि पैराडाइज फ्लाई कैचर के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए, राजकीय पक्षी है जो मध्य प्रदेश का वह है दूधराज, जिसे कि हम पैराडाइज फ्लाई कैचर के नाम से भी जानते हैं। शाह बुलबुल के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रकार से जो दूधराज है ये एक ही के नाम है, चाहे आप शाह बुलबुल बोलें, चाहे पैराडाइज फ्लाई कैचर बोलें, चाहे दूधराज बोलें, तो ये एक ही नाम है जो कि मध्य प्रदेश के राजकीय पक्षी है। दूधराज मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी, जिसे कि हम पैराडाइज फ्लाई कैचर या शाह बुलबुल के नाम से भी जानते हैं। इसके यदि हम वैज्ञानिक नाम की बात करें तो दूधराज या पैराडाइज फ्लाई कैचर का जो वैज्ञानिक नाम है वह है टर्पसिफोनी पैराडाइजे। क्या है? टर्पसिफोनी पैराडाइजे। तो ये है जो पैराडाइज फ्लाई कैचर का वैज्ञानिक नाम है। तो इस प्रकार से इसका हमें वैज्ञानिक नाम भी याद रखना है। इसकी उपलब्धता पश्चिमी मध्य प्रदेश में प्रमुख रूप से है। ठीक है, पश्चिमी मध्य प्रदेश में, जिसमें कि हम सरदारपुर अभ्यारण्य जो कि धार जिले में और सैलाना अभ्यारण्य जो कि रतलाम जिले में स्थित है, यहाँ पर इसकी उपलब्धता देखी जाती है। यदि हम इसके घोषित वर्ष की बात करें तो वर्ष 1981, अर्थात वर्ष 1981 में इसे राजकीय पक्षी के रूप में घोषित किया गया था, वर्ष 1981 में। चलिए अब हम बात करेंगे राजकीय मछली। तो मध्य प्रदेश की जो राजकीय मछली है वह है महासीर। कौन सी मछली है? महासीर, जिसका कि वैज्ञानिक नाम है टोरप्यूटिटोरा। क्या है? टोरप्यूटिटोरा। राजकीय जो मछली है महासीर, इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? टोरप्यूटिटोरा। तो इस प्रकार से ये जो वैज्ञानिक नाम है ये हमें याद रखना है। यदि हम इसकी प्रजाति की बात करें तो इसका टोर प्रजाति है किसकी? महासीर मछली की। बाहुल्य क्षेत्र, तो ये नर्मदा नदी में प्रमुख रूप से ये जो मछली है महासीर ये पाई जाती है। ये जो राजकीय मछली है, वर्ष 2011 में इसे राजकीय मछली का दर्जा दिया गया था। और हमें इसके साथ ही ये फैक्ट भी याद रखना है कि जो महासीर प्रजनन केंद्र है, महासीर प्रजनन केंद्र अर्थात महासीर मछली के लिए जो प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है वह किया गया है बड़वाह क्षेत्र में। कहाँ पर? बड़वाह में महासीर प्रजनन केंद्र है जो वो स्थापित किया गया है। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जो हिरण और मृग में अंतर दिया गया है। देखिए, इसमें बताया गया है कि हिरण कौन है और मृग कौन है। तो हिरण के लिए बताया गया है, आप देखेंगे कि हिरण वो होते हैं जो इनके सींग उगते हैं, इन सींगों को ये प्रत्येक वर्ष क्या करते हैं? गिरा देते हैं। इनके जो प्रत्येक वर्ष हैं जो सींग क्या होते हैं? गिर जाते हैं और फिर सींग है जो दोबारा से उग आते हैं। ऐसे जो पशु हैं ऐसे उसको कहा जाएगा हिरण। क्या कहा जाता है इस प्रकार के जानवर को? हिरण। ये हिरण और मृग में अंतर बताया गया है, क्योंकि जो मृग हैं, मृग में क्या होगा? इनके जो सींग उग आते हैं वह
स्थायी होते हैं जीवन भर, लेकिन हिरण के जो सींग हैं वो क्या होंगे, एक वर्ष में गिर जाते हैं और दोबारा से फिर उगाते हैं, लेकिन मृग के साथ ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर हिरण और मृग में अंतर बताया गया है। चलिए इसके बाद हम देखेंगे राजकीय वृक्ष बरगद। तो जो राजकीय वृक्ष बरगद है, जो राजकीय वृक्ष है तो वो तो बरगद है ही। अब हमें बरगद का जो वैज्ञानिक नाम है, वानस्पतिक नाम है, वो हमें याद रखना होगा। तो बरगद का जो वैज्ञानिक नाम है वह है फाइकस वैनगेलेंसिस। क्या है, जो बरगद है इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है फाइकस वैनगेलेंसिस। तो इस प्रकार से जो हमारा राजकीय वृक्ष बरगद है उसका वैज्ञानिक नाम है फाइकस वैनगेलेंसिस। इस प्रकार से ये वैज्ञानिक नाम याद रखना है। इसकी प्रजाति है जो फाइकस है, देखिए प्रजाति सभी की उसके नाम में हमें वैसे भी मिल जाती है। तो प्रजाति है जो बरगद की वह क्या है, फाइकस। और बाहुल्य क्षेत्र संपूर्ण मध्य प्रदेश में बरगद के वृक्ष देखे जाते हैं। घोषित वर्ष की बात करें तो इसे 1981 में राजकीय वृक्ष घोषित किया गया था बरगद को। और इसके साथ ही हमें देखना है कि मध्य प्रदेश का पहला बरगद पार्क, मध्य प्रदेश का जो पहला बरगद पार्क है वह बड़गोदा में, कहां पर, इंदौर के बड़गोदा में बनाया जा रहा है। इंदौर के बड़गोदा में मध्य प्रदेश का पहला बरगद पार्क है जो वो बनाया जा रहा है, जो कि कहां पर है बड़गोदा, इंदौर, इंदौर के बड़गोदा में। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे राजकीय फल। चलिए, तो राजकीय जो फल है वह कौन सा है, आम। तो यदि हम राजकीय फल की बात करेंगे जो कि आम है, और इसका वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका। तो वानस्पतिक जो नाम है आम का वह क्या है, मैंगीफेरा इंडिका। हमारा जो मध्य प्रदेश का ये राजकीय फल है। और बाहुल्य क्षेत्र संपूर्ण मध्य प्रदेश में आम के वृक्ष देखे जाते हैं। चलिए, मध्य प्रदेश की प्रमुख आम की प्रजातियां। तो आप देखेंगे यहाँ पर मुख्य रूप से हमें दो आम की प्रजातियां दी हुई हैं। एक प्रजाति दी हुई है नूरजहां और एक दी हुई है सुंदरजा। तो ये है जो ये आम की प्रजातियां हैं। नूरजहां जो प्रजाति का आम है वह अलीराजपुर जिले में पाया जाता है। कहां पर, अलीराजपुर जिले में। नूरजहां प्रजाति अलीराजपुर जिले में पाई जाती है आम की प्रजाति। और जो सुंदरजा प्रजाति का आम है यह रीवा जिले में पाया जाता है, जिसे कि 2023 में जो सुंदरजा प्रजाति का आम है इसे 2023 में जीआई टैग प्रदान किया गया है, भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है। किसे, रीवा जिले में जो सुंदरजा आम की प्रजाति पाई जाती है। तो सुंदरजा आम को, रीवा के सुंदरजा आम को वर्ष 2023 में जीआई टैग प्रदान किया गया है। चलिए, इसके बाद में हम बात करेंगे राजकीय खेल की। तो राजकीय खेल है जो वो क्या है, मलखंब। तो राजकीय खेल है मलखंब, जिसे कि वर्ष 2013 में राजकीय खेल घोषित किया गया था। कब, 2013 में मलखंब को राजकीय खेल का दर्जा प्राप्त हुआ था। तो हमारा जो राजकीय खेल है मध्य प्रदेश का वह क्या है, मलखंब। जो क्षेत्र है इसका वह है मालवा क्षेत्र, अर्थात पश्चिमी मध्य प्रदेश। और मलखंब एकेडमी है जो वो उज्जैन में है। तो यदि हम मलखंब एकेडमी की बात करें तो वह कहाँ पर है, उज्जैन जिले में। तो हमें मलखंब एकेडमी भी याद रखना है कि मलखंब अकेडमी है जो उज्जैन जिले में है। और मलखंब खेल को राजकीय खेल का दर्जा वर्ष 2013 में प्रदान किया गया था। और साथ ही प्रभास जोशी सम्मान, अर्थात जो प्रभास जोशी, क्योंकि प्रश्न आता है कि प्रभास जोशी सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो प्रभास जोशी सम्मान है जो खेल जो इसमें क्या बोलते हैं, मलखंब में दिया जाने वाला जो सम्मान है वो कौन सा सम्मान है, प्रभास जोशी सम्मान। तो हमें ये फैक्ट याद रखना है कि प्रभास जोशी सम्मान किस खेल में, किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो यह मलखंब के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने वाले
को दिया जाता है प्रभाष जोशी सम्मान। और 2020 से मलखम्ब को राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में भी शामिल किया जा चुका है। तो हमें ये साथ साथ ये डेट याद रखनी है कि मलखम्ब को राष्ट्रीय पुरस्कार खेलों में कब से शामिल किया गया है पुरस्कार के लिए राष्ट्रीय खेलों में, तो वर्ष 2020 से। तो हमें ये भी यहाँ पर याद रखना होगा। चलिए अब हम बात करेंगे राजकीय जो फसल है वह कौन सी है। तो जो राजकीय फसल है वो है सोयाबीन। कौन सी फसल है? सोयाबीन, जिसका कुल है लेग्यूमिनेसी। कौन सा कुल है सोयाबीन का? लेग्यूमिनेसी। और यदि हम इसके वैज्ञानिक नाम की बात करें, वानस्पतिक नाम की बात करें, तो सोयाबीन का जो वानस्पतिक नाम है वह है ग्लाइसिन मैक्स। क्या है? ग्लाइसिन मैक्स। तो हमें सोयाबीन का जो वानस्पतिक नाम है वो भी याद रखना होगा कि सोयाबीन का वानस्पतिक नाम है ग्लाइसिन मैक्स। किस्में अर्थात सोयाबीन की जो किस्में हैं वह कौन कौन सी हैं, प्रजातियां? तो सोयाबीन की जो किस्में हैं वह है समृद्धि, प्रसाद, प्रतिकार, समृद्धि, प्रसाद, प्रतिकार, अहिल्या और अलंकार। तो ये नाम हमें याद रखने होंगे क्योंकि प्रश्न आ सकता है कि या तो इस प्रकार से आ सकता है कि 4, 3 और 1 कोई और शामिल कर दें कि इनमें से कौन अलग है या कौन सोयाबीन की किस्म नहीं है, या किसी प्रकार से भी इनसे प्रश्न बन सकता है। तो हमें जो सोयाबीन की किस्में हैं हमें उनके नाम याद होने चाहिए। तो समृद्धि, प्रसाद, प्रतिकार, अहिल्या और अलंकार। कोई एक भी पूछ सकते हैं कि अलंकार किस निम्न में से अलंकार किसकी प्रजाति है, हमें नाम दे दें 4 ऑप्शन में तो हमें पता होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये जो प्रजातियां हैं समृद्धि, प्रसाद, प्रतिकार, अहिल्या और अलंकार ये किसकी प्रजातियां हैं? सोयाबीन की। तो चलिए इस प्रकार से आगे हम बात करेंगे राजकीय नाट्य की। तो जो राजकीय नाट्य है वह क्या है? माच। यदि हम मध्य प्रदेश के राजकीय नाट्य की बात करेंगे तो वो है माच। और यह मालवी लोक जीवन पर आधारित है, अर्थात मालवा वाले क्षेत्र में ये प्रसिद्ध है। तो माच के हम प्रमुख कलाकारों की बात करें तो माच की जो राजकीय नाट्य माच है इसके प्रसिद्ध जो कलाकार हैं वह हैं सिद्धेश्वर सेन और ओम प्रकाश शर्मा। तो हमें ये नाम भी याद रखने हैं कि सिद्धेश्वर सेन का संबंध किससे है? तो सिद्धेश्वर सेन का संबंध है माच से। और साथ ही ओम प्रकाश शर्मा, इनका भी संबंध किससे है? माच से। तो इनका संबंध हमें याद रखना है कि किससे है। तो माच के जो प्रसिद्ध कलाकार हैं वह कौन है? सिद्धेश्वर सेन और ओम प्रकाश शर्मा। चलिए इसके बाद हम बात करेंगे राजकीय नृत्य की। तो जो राजकीय नृत्य है वह क्या है? राई। तो जो राई है राजकीय नृत्य, ये बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश के जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है उसमें ये क्या है? प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार से जो राई नृत्य है ये मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है। इस जो राई नृत्य है इसमें जो वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो राई नृत्य का जो वाद्य यंत्र है वह है मृदंग। क्या है? मृदंग। तो इस प्रकार से इसका हमें वाद्य यंत्र भी याद रखना है कि वाद्य यंत्र कौन सा राई नृत्य में उपयोग किया जाता है, तो वह है मृदंग। और यदि हम राई नृत्य की बात करें तो पद्माकर ग्रंथ में, किसमें? यदि हम राई नृत्य की बात करें तो इस जो राई नृत्य है इसका वर्णन किया गया है पद्मावत। जो पद्मावत ग्रंथ है इसमें पद्मावत ग्रंथ में राई नृत्य का वर्णन किया गया है। तो साथ साथ हमें ये फैक्ट भी याद रखने हैं। और राई नृत्य के जो प्रमुख कलाकार हैं हमें उन कलाकारों को भी याद रखना है। तो राई नृत्य के जो प्रमुख कलाकार हैं वो हैं ज्ञानेश्वरी देवी। कौन है? ज्ञानेश्वरी देवी, जो कि
ज्ञानेश्वरी देवी ये राई नृत्य की प्रमुख कलाकार हैं, जो कि हैं कटनी जिले से। कहाँ से? कटनी जिले से। तो इस प्रकार से हमें ये फैक्ट हैं जो वो याद रखने होंगे। चलिए इसके बाद, हाँ, जो राई नृत्य है इसे राय नृत्य में एक और महत्वपूर्ण नाम शामिल होता है जो कि है राम सहाय पांडे जी। कौन है? राम सहाय पांडे। राम सहाय पांडे, जिन्हें की राम सहाय पांडे जी को वर्ष 2022 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। कब? 2022 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। किन्हें? राम सहाय पांडे जी को, जो कि सागर जिले के हैं। कहाँ से हैं ये? सागर जिले के। तो राम सहाय पांडे सागर जिले के हैं। वर्ष 2022 में इन्हें पद्मश्री प्रदान किया गया। और किसके लिए? राई नृत्य में, अपना राई नृत्य के लिए इन्हें पद्मश्री प्रदान किया गया है। तो राम सहाय पांडे का संबंध हमें ये सब याद रखने होंगे। ये फैक्ट हैं राई नृत्य से संबंधित। राई जो कि हमारा राजकीय नृत्य है, बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रसिद्ध है। इसमें जो वाद्य यंत्र है वो कौन सा उपयोग किया जाता है? मृदंग। राई नृत्य का वर्णन की यदि हम बात करें तो पद्माकर ग्रंथ में भी राई नृत्य का वर्णन किया गया है। इसके कलाकारों की बात करें तो जो ज्ञानेश्वरी देवी है, इनकी प्रसिद्ध कलाकार हैं जो कि कटनी जिले की हैं। और राम सहाय पांडे जो कि सागर जिले के हैं, इन्होंने राई नृत्यकारों के लिए, कलाकारों के लिए इन्होंने अपना योगदान दिया है। जो राई नृत्य को एक सम्माननीय स्थान दिलाने के लिए इनका बड़ा योगदान रहा है, जो कि है सागर जिले के। और वर्ष 2022 में इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। चलिए यहाँ पर आप देख पाएंगे ये ढोलक, ये मृदंग बना हुआ है। यदि मृदंग का चित्र दिया हुआ है कि मृदंग इस प्रकार का होता है। चलिए राजकीय चिन्ह की यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है, यहाँ पर आप देख पाएंगे कि मध्य प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है ये बना हुआ है। इसमें सबसे बाहर हम देखेंगे कि 24 स्तूप अंकित हैं। 24 स्तूप आप देखेंगे कि इस प्रकार से ये जो बने हुए हैं तो वो 24 स्तूप बने हुए हैं। और उसके अंदर जो हमें एक व्रत दिखाई देता है उस, और फिर इसके अंदर हम देखेंगे यहाँ पर हमें ये खाली स्थान दिया हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश शासन, मध्य प्रदेश शासन, और नीचे वाले हिस्से में लिखा गया है सत्यमेव जयते। तो इस प्रकार से चारों तरफ 24 स्तूप बने हुए हैं। और इसके बाद एक जो व्रत है, व्रत तरक्की और विकास का प्रतीक है, इसमें हमें दिखाया गया है। इसके बाद व्रत के अंदर ही मध्य प्रदेश शासन, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ये मध्य प्रदेश शासन लिखा हुआ है। और यहाँ पर लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। और इस के अंदर यदि हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश, इसके अंदर यहाँ पर, हाँ, ये हमें दिखाई देता, यहाँ पर आप देखेंगे गेहूं और धान की बालियां बनी हुई हैं। और अंदर वाले हिस्से में अशोक स्तंभ बना हुआ है। और सिंह की आकृति वाला जो हमारा अशोक स्तंभ है उसका चिन्ह बना हुआ है। और ये जो वृक्ष दिखाई दे रहा है ये राजकीय वृक्ष बरगद को दर्शाया गया है। तो इस प्रकार से जो हमारा राजकीय चिन्ह है उसमें हमें सभी चीजों को याद रखना है कि कौन कौन सी फसलें बनी हुई हैं। तो हमें ये याद रखना है कि इसमें गेहूं और धान की बालियां बनी हुई हैं, मध्य प्रदेश शासन लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। और इसमें अशोक स्तंभ का चिन्ह बना हुआ है और बरगद का वृक्ष भी बना हुआ है। इस प्रकार से जो मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह है उसके विषय में जो फैक्ट है हमें सभी याद रखने होंगे। इसके बाद बात आती है मध्य प्रदेश गान की। तो मध्य प्रदेश गान है जो वो सुख का दाता, शुभ का साथी, सबका संदेश है। सुना होगा आपने, मध्य प्रदेश गान, सुख का दाता सबका साथी। ठीक है, तो ये हमारा मध्य प्रदेश गान है जिसे वर्ष 2010-11 में घोषित किया गया था। 2010-11 में मध्य प्रदेश गान। ठीक है, और जिसके रचनाकार हैं महेश श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश गान के रचनाकार कौन है? महेश श्रीवास्तव।
तो हमें ये याद रखना है कि मध्य प्रदेश गान के जो रचनाकार हैं वो महेश श्रीवास्तव हैं, और संगीतकार जिन्होंने की संगीत प्रदान किया है वो है सुनील झा, और गायक हैं शांतनु मुखर्जी, जिन्हें कि हम शान के नाम से भी जानते हैं। चलिए, इस प्रकार से जो आज हमने मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय देखा, इसमें हमने ज्यादा कुछ तो नहीं देखा, फिर भी हमने बहुत सारे फैक्ट हैं जो मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय से उनको कवर किया। अगले वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, जिसमें कि हम इसका अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, मानक समय और पड़ोसी राज्य और जिले, इन सभी चीजों को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इस प्रकार से यदि आपको ये जो वीडियो है, ये सीरीज है, यदि आपको पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि इसी प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। और ये सीरीज यदि आपको अच्छी लग रही हो, यदि आपके लिए हेल्पफुल हो, तो आप कमेंट करके अवश्य बताएं, ताकि मैं भी ऐसे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट रहूं। तो चलिए, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।